नमस्ते जी, स्वागत है आपका तेजस सिविल्स में। मेरा नाम है अमित और इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं समरी ऑफ यूनियन बजट 2024-25। जैसा कि हम जानते हैं कि यूपी पीसीएस में पिछले कुछ सालों से इकोनॉमिक सेक्शन या कह लीजिए करंट अफेयर सेक्शन से बजट का डॉक्यूमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट हो चुका है, क्योंकि जो फैक्ट्स और जो वहाँ से कंसेप्ट क्लैरिटी पूछी जाती है, टाइम्स का आप कह लीजिए कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल या फिर पासिंग ऑफ द बजट, कुछ कुछ चीज़ें वहाँ से पूछ दी जाती हैं। तो ये डॉक्यूमेंट इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम दो तीन नंबर जो आसानी से पा सकते हैं कुछ रिवीजन, कुछ टाइम्स रिवीजन करके, वो एट टाइम क्या होता है कि कन्फ्यूजन में हम ख़राब कर देते हैं, क्वेश्चन गलत हो जाता है और वही एक दो नंबर लास्ट में जाके डिसाइडिंग फैक्टर हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यूनियन बजट से। तो आर्टिकल 112 कवर करता है, कॉन्स्टिट्यूशन में 112 जो है वो कवर करता है आपका यूनियन बजट के बारे में। और बजट इज़ नोन एज एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। तो कहीं भी बजट की बात नहीं होती है, वो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नाम से आर्टिकल 112 में मेंशन होता है। ठीक है, एक्चुअली होता क्या है, इट इज़ अ स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेटेड रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट इन अ फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, जितने भी एस्टिमेटेड रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर होते हैं गवर्नमेंट के एक फाइनेंशियल ईयर में, वो कवर करता है आपका बजट डॉक्यूमेंट। ठीक, बनाता कौन है, कौन प्रिपेयर करता है इसको? तो डीईए प्रिपेयर करती है आपकी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, जिसको डीईए बोलते हैं, और ये डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में। ठीक है, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रिपरेशन ऑफ यूनियन बजट। तो ये तीन मेजर चीज़ें यूनियन बजट के बारे में हम देख चुके हैं। नेक्स्ट चीज़ देखते हैं कौन कौन सा डॉक्यूमेंट इसके अंडर कवर होता है। तो फर्स्ट डॉक्यूमेंट जो होता है वो आपका एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है, जिसमें आर्टिकल 112 में इसका मेंशन होता है। उसके बाद आता है डिमांड्स फॉर द ग्रांट, जो अलग अलग मिनिस्ट्रीज करती हैं अपने लिए, वो 113 में कवर होता है, आर्टिकल 113 में। फिर आता है फाइनेंस बिल जो पास होता है, जिसके लिए इतना मतलब डिस्कशन वगैरह होता है, वो होता है आर्टिकल 110 में। ठीक है, और नेक्स्ट आता है और लास्ट में आता है फिजिकल पॉलिसी स्टेटमेंट मैंडेटेड अंडर FRBM एक्ट 2003। ये बाद में अमेंड भी हुआ था, लेकिन इसको इसी नाम से अभी बुलाते हैं। और जो फिजिकल पॉलिसी स्टेटमेंट होता है वो इसमें कंस्टिट्यूट होता है, क्या क्या इनके ये टारगेट्स थे, क्या अचीव किया, क्या अचीव नहीं किया। राइट, तो ये चार डॉक्यूमेंट होता है, वो कंप्राइज करता है आपके बजट डॉक्यूमेंट में। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं पास या प्रोसेस क्या है बजट को पास करने का, मोटा मोटी देख लेते हैं। तो मोटा मोटी प्रोसेस क्या है कि बजट को पहले प्रेजेंट किया जाएगा। ठीक, उसके बाद दूसरा स्टेप क्या होता है कि जनरल डिस्कशन होता है बजट पे। ठीक है, और ये दोनों हाउसेज में होता है। अब आप जानते ही हो कि लोकसभा और राज्यसभा के डिस्टिंक्शन क्या है बजट को लेके, मनी बिल को लेके और फाइनेंस बिल को लेके। ये आपका होमवर्क है कि आप जाओ कि मनी बिल कितने दिन तक होल्ड कर सकती है राज्यसभा, क्या उसके लिमिटेड पावर्स हैं, और उस पर लोकसभा की क्या पावर्स हैं, कौन इसको रिकमेंड करता है, किसकी साइनिंग अथॉरिटी होती है, ऑल दोज थिंग्स। ये आपका होमवर्क है। थर्ड प्रोसेस क्या है, स्टैंडिंग कमेटी स्क्रूटनाइज करती है इंडिविजुअल मिनिस्टर्स के डिमांड फॉर ग्रांट के। ठीक है, तो इसी में बात कर रहा था, 113 में डिमांड फॉर ग्रांट है, तो वो अलग अलग मिनिस्ट्री से अलग अलग मिनिस्टर्स का डिमांड ऑफ ग्रांट होता है, उसको स्क्रूटनाइज किया जाता है। ठीक, और ये हर अलग अलग स्टैंडिंग कमेटी होती है, वो इसको स्क्रूटनाइज करती है। नेक्स्ट आता है डिटेल डिस्कशन होता है और वोटिंग ऑन डिमांड फॉर ग्रांट, और ये होता है लोकसभा में, राज्यसभा में नहीं होता है। ठीक, नेक्स्ट आता है अप्रोप्रिएशन एंड फाइनेंस बिल पास किया जाता है, तो ये लास्ट प्रोसेस है आपका। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट देख, अब नेक्स्ट है इस साल का बजट विकसित भारत को परस्यू करने के लिए 9 बजट प्रायोरिटीज बनाया हुआ है। 9 बजट प्रायोरिटीज इन परस्यू ऑफ विकसित भारत। ठीक है, तो वो कौन कौन से प्रायोरिटीज हैं उसको देख लेते हैं। फर्स्ट है आपका प्रोडक्टिविटी एंड रेजिलियंस इन एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर को फोकस में बनाया गया है। नेक्स्ट आता है एम्प्लॉयमेंट एंड स्किलिंग। ठीक, थर्ड है आपका इंक्लूसिव ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस। फोर्थ आता है मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज। फिफ्थ है अर्बन डेवलपमेंट। फिर सिक्स्थ है आपका एनर्जी सिक्योरिटी। सेवन्थ है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर। एट्थ है आपका इनोवेशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एंड लास्ट नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स। ठीक, अब एक चीज़ देखते हैं जो कि अक्सर पूछा जाता है, और मतलब ये इंपॉर्टेंट भी है बहुत ज़्यादा, कि पैसा आ कहाँ से रहा है, कहाँ से कमा रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और इसकी स्पेंडिंग किस डायरेक्शन में जा रही है। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, व्हाट रुपी कम्स फ्रॉम, कहाँ से देख लेते हैं, है ना। तो मेजर जो आप कह लिए चंक कहाँ से आ रहा है, तो बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटीज़ है 27%। ठीक है, उसके बाद आता है आपका इनकम टैक्स। ठीक, उसके बाद आता है आपका जीएसटी एंड अदर टैक्सेस, ये 18% है। उसके बाद आता है आपका कॉर्पोरेशन टैक्स। तो आप ये देख रहे हो कि किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो पहले इनकम टैक्स है, अगर टैक्सेस की बात करते हैं तो पहले इनकम टैक्स है, उसके बाद जीएसटी है, उसके बाद कॉर्पोरेशन टैक्स है। ठीक है, फिर आता है नॉन टैक्स रिसीव्स आती हैं, ये 9% है।
फिर आता है यूनियन एक्साइज ड्यूटी है वो 5% है, कस्टम ड्यूटी है वो आपका 4% है, और ये 1% में क्या आ रहा है, नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स। ठीक है, तो ये हमारा टोटल जो है कह लीजिए पैसा हम जो कमा रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कमा रहा है या फिर आ रहा है उसके पास, वो यहाँ से आ रहा है, राइट। उसके बाद आता है कहाँ से पैसा जा रहा है, स्पेंडिंग किस साइड है ना, किस प्रपोर्शन में। तो मेजर चंक हमारा जा रहा है स्टेट शेयर ऑफ टैक्स एंड ड्यूटीज। तो ये कहाँ से जा रहा है, जो फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन थी ना, जो उसको बाद में 41% कर दिया गया था, 42% था, तो 1% कहाँ जा रहा था, वो आपका होमवर्क है, क्यों कम किया गया। तो ये जा रहा है 21% वहाँ पे। ठीक, नेक्स्ट है आपका 19%, ये जा रहा है इंटरेस्ट पेमेंट। आप ये देखिए, ये इंटरेस्ट पेमेंट में जा रहा है 19%। ठीक है, उसके बाद जा रहा है 16% सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स में जा रहा है, एक्सक्लूडिंग कैपिटल आउटले एंड डिफेंस सब्सिडीज एंड सब्सिडी, सॉरी माफ कीजिएगा। तो ये 16% यहाँ जा रहा है। ठीक, उसके बाद जा रहा है आपका अदर एक्सपेंडिचर, एंड द सेम टाइम 9% जा रहा है आपका फाइनेंस कमीशन एंड अदर ट्रांसफर्स। तो माफ कीजिएगा, ये मैं कंफ्यूज कर गया था। तो ये अलग है किस परसेंट, और ये फाइनेंस कमीशन एंड अदर ट्रांसफर जो है वो 9% में यहाँ पे है। फिर जाता है 8% सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम अलग अलग होते हैं, उसका डिस्टिंक्शन क्या होता है वो पता होना चाहिए आपका। एंड 8% आपका डिफेंस में जा रहा है, 6% जा रहा है सब्सिडीज में, और थोड़ा सा लास्ट में बचता है 4%, वो पेंशन में जा रहा है। अब स्कीम से मुझे याद आया, मैंने एक डॉक्यूमेंट अपलोड कर रखा है टेलीग्राम चैनल पे, जो कि यूपी स्पेसिफिक और नेशनल गवर्नमेंट स्पेसिफिक, सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेसिफिक जो स्कीम्स हैं उसको मैंने कवर कर रखा है, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। ऑल द मेजर डेवलपमेंट्स वहाँ से कवर हैं। ठीक है, कुछ एक दो बचेगा PYQ वाला, मैं उसको एक और रिसेंट डॉक्यूमेंट बनाऊंगा, उसको शेयर कर दूंगा। तो कमिंग बैक टू दिस वीडियो, तो यहाँ से हमने देख लिया कि रूपी कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए। ठीक, नेक्स्ट देख, अब थोड़े बजट हाइलाइट्स देख लेते हैं, क्या रहा एक्सपेंडिचर, रिसिप्ट या जीडीपी डेफिसिट के बारे में क्या क्या कहता है बजट। ठीक है, तो बोला जा रहा है गवर्नमेंट इज एस्टिमेटेड टू स्पेंड 48,20,512 करोड़ रुपए, है ना, 24-25 में इतना एक्सपेक्ट किया जा रहा है, जो कि 8.5% हाइयर है पिछले साल से, 24-25, 23-24 की अगर बात की जाए। उसी में अगर रिसीट की बात की जाए तो रिसीट्स इन 24-25 आर एस्टिमेटेड टू बी 32,07,200 करोड़ रुपए, जो कि 15% ज़्यादा है। और ये एस्टिमेट किया जा रहा है कि जीएसटी कलेक्शन बढ़ेगा और ज़्यादा बढ़ेगा। ठीक है, तो ये जो अलग अलग चीज़ें हैं कलेक्शन के तौर पे वो ज़्यादा हो जाएगी। फिर जीडीपी की बात करते हैं, तो गवर्नमेंट हैज एस्टिमेटेड अ नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट ऑफ 10.5% इन कितना, 24-25। अब आपका दो चीज़ें, दो जीडीपी ग्रोथ रेट होता है, एक होता है आपका नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट होता है, एक होता है रियल जीडीपी ग्रोथ रेट। ठीक है, ये होता है। अब इसमें क्या होता है कि ये करंट, आपके कह लीजिए करंट मार्केट प्राइस पे होता है आपका नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट। ठीक, अगर हम रियल जीडीपी ग्रोथ की बात करें तो यहां पे इन्फ्लेशन को एडजस्ट किया जाता है, यानी जो इन्फ्लेशन ओवर द ईयर्स बढ़ी हुई है उसको माइनस करके रियल जीडीपी लाते हैं। ठीक है, तो ये एट टाइम्स पूछ देता है, यूपीएससी में पूछा हुआ है, और आप भी मतलब जो भी अच्छी टेस्ट सीरीज बनती हैं वहाँ पे क्वेश्चन डाला जाता है, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग बेस थोड़ा सा वाइड होता है आप लोग का। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं डेफिसिट के बारे में क्या कहता है। रेवेन्यू डेफिसिट इन 24-25 इज टारगेटेड एट 1.8% ऑफ जीडीपी। एट द सेम टाइम फिजिकल डेफिसिट जो कि 24-25 का होने वाला है उसको टारगेट किया जा रहा है 4.9% ऑफ जीडीपी। ठीक है, जो कि एक्चुअल में लोअर है ना, कहाँ कब से, जो कि आपका 23-24 में जो था वो आपका 5.6 था, वो एक्चुअल है, और यहाँ पे टारगेट किया जा रहा है, लेकिन टारगेट उससे काफ़ी ज़्यादा कम माना जा रहा है, 0.7% की कमी लाने की कोशिश की जाएगी फिजिकल डेफिसिट में। होमवर्क क्या है आपका, रेवेन्यू डेफिसिट और फिजिकल डेफिसिट में डिफरेंस पता करना आपका, है ना। सिंपल गूगल करोगे अंदाजा लग जाएगा क्या बात हो रही है, राइट। मैं सब कुछ एक्सप्लेन करते चलूंगा तो बड़ा हो जाएगा वीडियो, राइट। नेक्स्ट देखते हैं पॉलिसी हाइलाइट्स क्या है, क्या क्या पॉलिसीज को इस बार फ्रेम किया गया है और अनाउंस किया गया है। तो पहला एरिया आपका एम्प्लॉयमेंट के बारे में देखते हैं। तो एक वेज सपोर्ट दिया जाएगा, कितना, अप टू 15,000 रुपए तक फॉर टू द फर्स्ट टाइम एम्प्लॉइज रजिस्टर्ड विथ EPFO, है ना। तो जो पहली बार अपनी नौकरी करना स्टार्ट करेंगे और EPFO में रजिस्ट्रेशन होगा उनका, है ना, यानी एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की बात नहीं हो रही, तो उनको 15,000 तक का वेज सपोर्ट दिया जाएगा। नेक्स्ट है रीइंबर्समेंट ऑफ अप टू 3,000 पर मंथ फॉर एम्प्लॉयर
एम्प्लॉयर ईपीएफओ कंट्रीब्यूशन। अब क्या होता है, 14% का ईपीएफओ में एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होता है, उसमें 3,000 तक का सपोर्ट गवर्नमेंट देगी, है ना। और ये न्यू एम्प्लॉयज के लिए है फॉर द फर्स्ट 2 ईयर्स। नेक्स्ट क्या देखते हैं, स्किलिंग के लिए क्या बात की गई है। अब एक स्कीम लाने की बात की गई है जिसमें अपस्किल किया जाएगा 20 लाख यूथ फॉर ओवर 5 ईयर्स, है ना। अगले 5 सालों तक 20 लाख युवाओं को, यानी 4 लाख अगर देखा जाए इंक्रीमेंट, मतलब नॉट इंक्रीमेंटल बेसिस चलेगी, लीनियर बेसिस पे 4-4 लाख लोग को अगले 5 साल तक एक इसकी अपस्किल किया जाएगा। और अंडर दिस 1000 इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स, है ना, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स विल बी अपग्रेडेड टू मीट द स्किलिंग नीड ऑफ द इंडस्ट्री। अब ये अपस्किलिंग इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स जो बनते हैं, या फिर कह लीजिए जो नेशनल स्किल डेवलपमेंट आपका प्रोग्राम आ रखा था, स्कीम आ रखी थी, उसमें इसकी बात की गई है, तो थोड़ा वहाँ भी देख लीजिएगा, मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट आपका अनदर स्कीम टू प्रोवाइड इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज फॉर 1 करोड़ यूथ इन टॉप 500 कंपनीज हैज बीन अनाउंस। ठीक, तो 1 करोड़ जनता को 500 टॉप कंपनीज में इंटर्नशिप प्रोवाइड करने की बात की गई। थोड़ा सा ये अनरियलिस्टिक टारगेट है, अगर आप डिवाइड करके वो देखोगे ना, तो इतनी टॉप कंपनीज इतना अगर इंटर्नशिप प्रोवाइड कर पाती हैं और यूथ को एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर पाती तो इशू ही नहीं रहता। लेकिन ठीक है ना, कुछ प्लान है गवर्नमेंट का। तो अंडर दिस अ मंथली अलाउंस ऑफ ₹5,000 एंड अ वन टाइम असिस्टेंट ऑफ 6,000 विल बी प्रोवाइडेड टू द बेनिफिशियरीज। तो यानी मंथली स्टाइपेंड बेसिस पे 5,000 देंगे और एक बार असिस्टेंट जो मिलेगा वो 6,000 का मिलेगा, राइट। नेक्स्ट देखते हैं जो स्टेट्स को असिस्टेंस करने वाली है सेंट्रल गवर्नमेंट, वो क्या है। तो फाइनेंशियल सपोर्ट ऑफ 15,000 करोड़ विल बी प्रोवाइडेड टू आंध्र प्रदेश फॉर न्यू कैपिटल दिस ईयर। अब आपका देखिए दो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं यहाँ पे। 15,000 करोड़ जो कि आंध्र प्रदेश को मिलने वाला है कैपिटल बनाने के लिए, लेकिन कैपिटल है कौन सी जगह, है ना, ये आपका होमवर्क है, सर्च मारिए याद रहेगा। नेक्स्ट आता है एमएसएमई के लिए। तो लिमिट ऑफ मुद्रा लोन्स विल बी इंक्रीज्ड फ्रॉम 10 लाख टू 20 लाख, ठीक है, जो कि 10 लाख रुपए था, है ना। और 3 कैटेगरी है, वो भी आपका होमवर्क है, कौन कौन सी, है ना। 3 कैटेगरी कौन कौन सी, तो हिंदी में नाम है इसका कि शिशु, किशोर और तरुण में होती है। तो तरुण जो होता है ना, उसमें मैक्सिमम जो लिमिट होती है वो 10 लाख की होती है, ठीक है। तरुण लोन जिसको कहते हैं वो 5 लाख से 10 लाख की होती है, उसको बढ़ा के 20 लाख कर दिया गया है। फॉर एंटरप्रेन्योर्स हु हैव अवेल्ड एंड पेड लोन्स प्रीवियसली, तो जो उन्होंने पहले लोन लिया हुआ है और टाइम रहते ही अपना क्रेडिट स्कोर अच्छा करते हुए पे कर दिया सारी चीज़ें, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं एग्रीकल्चर के बारे में क्या बोला जा रहा है। तो एग्रीकल्चर के बारे में बोला जा रहा है वेजिटेबल प्रोडक्शन क्लस्टर्स नियर मेजर कंजम्पशन सेंटर्स विल बी एस्टैब्लिश्ड। यानी कह लीजिए कि अगर अपनी यूपी की बात करें तो मेजर कंजम्पशन क्लस्टर कौन से हो सकते हैं, ये वाराणसी वाला एक हो सकता है, फिर कह सकते हैं अगर गोरखपुर वाला हो जाए तो फिर लखनऊ, कानपुर, है ना, ये आगरा वाला कह लो, या फिर आप कह लो फिर नोएडा और गाजियाबाद आसपास वाला। तो इनके अगल बगल में एक वेजिटेबल प्रोडक्शन क्लस्टर्स बनाए जाएंगे, जिससे क्या होगा, फास्ट मूविंग गुड्स हैं, खराब होने में ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। तो एक कह लीजिए कि कह सकते हैं फूड प्रोसेसिंग यूनिट वाला एक कॉन्सेप्ट है, या फिर कह लीजिए फास्ट मूविंग है, तो अच्छा खासा पैसा मिलेगा, लोगों को तुरंत कंजम्पशन बेस मिल जाएगा, तो वो चीज़ें फ़ायदेमंद होती हैं उनके लिए। तो ये एक क्रिएट किया जाएगा गवर्नमेंट की, मतलब एक प्रपोजल है कह लीजिए। नेक्स्ट आता है आपका अर्बन एंड रूरल डेवलपमेंट की बात की जा रही है। तो अ ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट प्लान विल बी फॉर्मुलेटेड फॉर 14 लार्ज सिटीज विद पॉपुलेशन ओवर 30 लाख, ठीक, इसको ध्यान दीजिएगा। और आपको 3 करोड़ एडिशनल हाउसेज विल बिल्ड अंदर पीएम आवास योजना इन रूरल एंड अर्बन स्पेसेस। अब पीएम आवास योजना में क्या टारगेट था, टाइमलाइन क्या बढ़ाई गई है, नई टाइमलाइन जो बढ़ाई गई है उनमें कितने हाउसेस बिल्ड करने की बात की गई है। मैंने जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट या कह लीजिए स्कीम डॉक्यूमेंट शेयर किया हुआ है उसमें थोड़ा बहुत मैंने मेंशन किया हुआ है, टाइमलाइन कब लॉन्च किया गया, टाइमलाइन क्या होने वाली है, सेंट्रल स्कीम है या कौन सी स्कीम है, ठीक है, कौन सी मिनिस्ट्रीज को रन करती है ना, लुक आफ्टर करती है। तो वो सब सारी चीज़ें थोड़ा सा पता होना चाहिए हमें। अब नेक्स्ट देखते हैं, थोड़ा नोटेबल चीज़ है ना। तो एक्सपेंडिचर विच ब्रिंग्स अ चेंज टू द गवर्नमेंट्स एसेट और लायबिलिटीज सच एज कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड और रीपेमेंट ऑफ लोन्स। तो 2 तरह के एक्सपेंडिचर होते हैं, है ना, कैपिटल और रेवेन्यू। तो आप समझिएगा जहां पे एसेट क्रिएट हो रहा है ना, और लायबिलिटी कम हो रही है ना, या ध्यान दीजिएगा। तो यानी कह लीजिए कि अब रीपेमेंट, अगर लोन का हम रीपेमेंट कर दें तो मेरे पास लायबिलिटी कम हो रही है। एट द सेम टाइम अगर हम रोड बना रहे हैं, बिल्डिंग्स बना रहे हैं, या फिर कह लीजिए कुछ ऐसा एसेट क्रिएट कर रहे हैं जहां से बिजनेस फ्लॉरिश करेगा, वो आपका कह लीजिए इसको आता है कैपिटल एक्सपेंडिचर में, ठीक है। और
उसके अलावा जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आते हैं, लेकिन सच एज पेमेंट ऑफ सैलरीज और इंटरेस्ट पेमेंट, जिस तरह के लोन्स हो गए, सब्सिडीज हो गई, ये सब कुछ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में, ठीक है। तो 24-25 की अगर बात करें तो कैपिटल एक्सपेंडिचर इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय अबाउट 17%, यानी गवर्नमेंट एक्सपेक्ट कर रही है कि हमारी इकोनॉमी में कंजम्पशन बढ़ने वाला है एट द सेम टाइम, और गवर्नमेंट स्पेंड करेगी कैपिटल एक्सपेंडिचर में, जो आगे जाके रोड्स हुई, है ना, डैम्स हुए, या फिर कह लीजिए पावर प्लांट्स हुए, ढेर सारे न्यूक्लियर प्लांट्स हुए, ये सारे एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर में आते हैं जो आगे जाके वैल्यू क्रिएट करेंगे, ठीक। तो वो 17% से बढ़ेगा और द एक्चुअल ऑफ 23-24। और फिर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करें तो ये भी इंक्रीज करने वाला है। अब देखिए, इसका इंक्रीज करने का मतलब ये नहीं होता है कि गवर्नमेंट की मतलब पॉलिसी खराब है या कुछ खराब होने वाला है, ये सोशल वेलफेयर के लिए भी बहुत जरूरी होता है। तो 6.2% ओवर द एक्चुअल 23-24, ठीक, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट, अब देखिए, अक्सर हर साल लगभग पूछा हुआ है कि यार ये फला मिनिस्ट्री में किस में सबसे ज़्यादा मतलब कह लीजिए बजट अलॉटमेंट है, या फिर फला मिनिस्ट्री में कितना वैल्यू की गई है या घटा है कि बढ़ा है। उस चीज़ को हम इस पर्टिकुलर स्लाइड में देखेंगे कि क्या डेवलपमेंट है रिलेटेड टू एक्सपेंडिचर बाय मिनिस्ट्रीज के बारे में बात की जाती है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा अगर हम देखें तो ये डिफेंस को मिला है, कितना है, 6,21,941 है, ये 2% बढ़ा है ना, पिछले एक्चुअल बजट में, ठीक है। सेकंड पे आता है रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, इसको 2,78,000 मिला है, ये भी मार्जिनल इंक्रीज है, यानी 1% से कमी है, लेकिन 0.8% है। रेलवेज को अच्छा खासा इस बार शेयर दिया गया फिर से, 2,55,993, और यहाँ पे लगभग 4% का इंक्रीज है ना। अब आता है, देखिए, मेजर जो फिर से बात आती है, जो यूपीपीसीएस जहाँ पूछ सकता है, वो हमारा कौन कौन सा, एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, एजुकेशन, जल शक्ति एंड हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ठीक है। तो यहाँ जानना जरूरी आता है। तो एग्रीकल्चर में कितना है, 1,32,470, जो कि 12.1% इंक्रीज है, ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। और अगर मैं बोलूँ कि सबसे ज़्यादा इंक्रीज किस में मिला है, वो कम्युनिकेशन में है, वो 23.3% है। नेक्स्ट आता है एजुकेशन को मिला है 1,20,628 करोड़, जो कि घटा है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप इस चीज़ को याद रखें कि एजुकेशन का बजट इस साल घटा है पिछले साल से, राइट। तो ये ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट आता है जल शक्ति मिनिस्ट्री। तो जल शक्ति मिनिस्ट्री को मिला है 98,714 लाख रुपए, करोड़ रुपए, ठीक है, और ये 3.5% ज़्यादा है, ठीक। फिर आता है आपका हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, इसको मिला है 90,959 करोड़ रुपए, ठीक है, और ये है लगभग 10% का छलांग है पिछली बजट से। अब इसी चीज़ को थोड़ा सा समराइज करके जो नोटेबल पॉइंट्स हैं उसको देख लेते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हैज़ हाईएस्ट एलोकेशन, ठीक है, इन 24-25, और इसका कितना है, 6,21,941 करोड़, जो मैंने बात कर ली, और ये लगभग 13% ज़्यादा है। और ये सॉरी माफ़ कीजिएगा, 13% ज़्यादा नहीं, पूरे बजट का 13% का हिस्सा है, ठीक है। अब दूसरी मिनिस्ट्रीज का है हाई एलोकेशन जहाँ पे है, तो दूसरे नंबर पे है रोड एंड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, ये 5.8 ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर। रेलवे है 5.3, कंज्यूमर अफेयर्स एंड फूड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन आपका आता है 4.6% ऑफ द टोटल बजट। तो ये स्लाइड थोड़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको बार बार देखना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा सा फेमिलियर होने के लिए फैक्ट्स को। नेक्स्ट देखते हैं, अब देखते हैं एक्सपेंडिचर ऑन सब्सिडीज की बात देखते हैं। सब्सिडीज क्या होती हैं, आपको पता है ना कि ये ऑस्टेरिटी मेजर्स होती हैं, गवर्नमेंट अपने साइड से बियर करती है, चीज़ों को कॉस्ट बियर करती है और आप पे तो लोड कम करने देती है। तो ये है, फर्स्ट आती है फूड सब्सिडी। तो एलोकेशन फॉर फूड सब्सिडी इज एस्टिमेटेड एट 2,05,250 करोड़, जो कि 24-25 में होने वाला है, और पिछले सालों से सब्सिडी कम की गई है। तो 3.1% डिक्रीज हुई है ओवर द एक्चुअल एक्सपेंडिचर इन 23-24। नेक्स्ट है फर्टिलाइजर सब्सिडी की बात करें तो एक्सपेंडिचर और फर्टिलाइजर सब्सिडीज एस्टिमेटेड एट 1,64,000 करोड़, ये 24-25 की बात हो रही है, और ये भी डिक्रीज हुआ है, कितना, लगभग 25,500 करोड़ की बात हो रही है, जो कि 13.5% है, कितना, जो एक्चुअल एक्सपेंडिचर था, ठीक है। तो ये चीज़ देखिए, मतलब दोनों सब्सिडीज को कम करने की कह लीजिए कि बजट को और प्रूडेंट बनाया जा रहा है, ठीक है, और सब्सिडीज को कम करने की कोशिश की जा रही है, राइट। नेक्स्ट देखते हैं। अब अगेन फिर से ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है कि एक्सपेंडिचर ऑन मेजर स्कीम्स। तो गवर्नमेंट मेजर स्कीम्स में कितनी स्पेंडिंग कर रही है,
कितना पिछले साल के अगर कंपैरिजन में बढ़ा है कि घटा है ना, और अगर बढ़ा है तो सबसे ज़्यादा किस में बढ़ा है, ठीक है। तो फर्स्ट में तो है मनरेगा। मनरेगा में 86,000 करोड़ दिया गया है और लगभग ये बजट एकदम ही स्टैग्नेंट रखा गया है पिछले साल जितना है। लेकिन ध्यान देने वाली बात क्या है, प्रधानमंत्री आवास योजना में इस साल 84,671 करोड़ की बात की गई और सबसे ज़्यादा इंक्रीज है इसमें, 56.5% की इंक्रीज की बात की जा रही है। जल जीवन मिशन जो है वो तीसरे नंबर पे 70,163 करोड़ की बात की जा रही है। और दूसरे नंबर पे अगर देखा जाए तो एक चीज़ बात की जाती है कि मॉडिफाइड इंटरेस्ट सब्वेंशन स्कीम है, उसको अच्छा खासा इस बार बढ़ोतरी गई है, वो है आपका 22,600 करोड़ की बात है और 22% बढ़ा है पिछले साल से, ठीक है। और अगर कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स की बात कर लें तो पीएम किसान है, पीएम किसान में 60,000 करोड़ की बात हो रही है। नेशनल हेल्थ मिशन की बात की है, 36,000 करोड़ की बात हो रही है। और कह लीजिए नेशनल लिवलीहुड मिशन आजीविका की बात करें तो 15,000 करोड़ की बात हो रही है। प्रधानमंत्री सड़क योजना की बात करें तो ये 21,000 करोड़ की बात हो रही है। और आप आ जाइए प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण की बात करते हैं, जिसको पीएम पोषण मिशन कहते हैं, वो है आपका 12,467 करोड़ है। इसमें भी अच्छा खासा इंक्रीमेंट किया गया है, ठीक है। तो ये आपके सामने ये पूरी स्लाइड है, रोक के अच्छे से पढ़िए और इवन मतलब जो आपके पास डॉक्यूमेंट शेयर किया जा रहा है उसको भी अच्छे से पढ़िएगा, काफ़ी हेल्प मिलेगी। थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या समराइज कर रहा है ना ये पूरा स्कीम, जो स्कीम बेस्ड जो एक्सपेंडिचर है, कि मनरेगा हैज़ द हाईएस्ट एलोकेशन इन 24-25, कितना 86,000 करोड़, ठीक है। इन दिस अमाउंट और दिस अमाउंट इज सेम एज रिवाइज एस्टिमेट, ठीक है। तो 23-24 में भी इतना ही था लगभग। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री आवास योजना हैज द सेकंड हाईएस्ट एलोकेशन वो 24-25 में, ये किसको किसको कितना मिल रहा है, 84,671 करोड़ की बात की जा रही है और पिछले साल से 56.5 का इंक्रीज है, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका जल जीवन मिशन हैज़ द थर्ड हाईएस्ट एलोकेशन इन 24-25, जिसको मिल रहा है 70,163 करोड़, जो कि इंक्रीज है 0.2%, यानी लगभग सेम ही है। तो इस तरह से ये हमारा वीडियो खत्म होता है। आई होप ये हेल्प करेगा आपको। और आपको फिर से मैं बोल रहा हूँ, टेलीग्राम पे बहुत ढेर सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट मैं शेयर कर रहा हूँ, वहाँ से आप वहाँ जुड़िए, काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको प्रीलिम्स क्लियर करने में। और दूसरी बात यह है कि नेक्स्ट वीडियो मैं यूपी बजट को डिस्कस करने वाला हूँ, तो सब्सक्राइब भी कीजिए, आपको अच्छा खासा सपोर्ट मिलेगा हमारे चैनल से। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।